हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। द बुक ऑफ एस्पर की 11 एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था ज़ूफेन एक लड़की को पकड़ कर लाता है, एक नहीं बल्कि दो लड़की को लाता है और उनसे कहता है तुम लोग कौन हो और यहाँ पर शहर में क्या कर रही हो, और साथ साथ उनके कपड़े फाड़ रहा होता है। ज़ूफेन 2 बार उसके कपड़े फाड़ता है, यानी कि उसकी काफी ज्यादा कपड़े फट चुके हैं, और वो तीसरी बार उससे पूछता है कि तुम कौन हो और इस शहर में क्या कर रही हो। वो लड़की घबरा जाती है और कहती है अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूँ। एक बंदा है जिसका नाम ली यूटिंग है, मैं उसकी अडॉप्टिव डॉटर हूँ और मैं यहाँ पर इस शहर में लू फैमिली वालों को मारने के लिए आई हूँ, क्योंकि लू फैमिली वालों के पास कुछ ऐसा है जो मुझे चाहिए। ज़ूफेन उससे पूछता है और तुम ऐसा कैसे करने वाली हो, या तुम अकेली लू फैमिली वालों को मारने की कोशिश करोगी। वो उसे कहती है नहीं, योमिंग वैली वाले हमारा साथ देंगे। योमिंग वैली वाले जब क़ियानलंग पवेलियन पर अटैक करेंगे तब हम लोग इस मौके का फायदा उठाते हुए लू फैमिली पर अटैक करेंगे और सभी को मार डालेंगे। ज़ूफेन उसे कहता है अब मुझे जल्दी से बताओ, योमिंग वैली वालों के साथ तुम्हारा क्या ताल्लुक है, तुम लोग उन्हें कैसे जानते हो, तुम्हें इस सब से क्या मिलने वाला है, और तुम्हारे पीछे मास्टरमाइंड कौन है जिसने ये सब कुछ अरेंज किया है। वो लड़की उसे कहती है मुझे नहीं पता, मैं इस सवाल का जवाब नहीं दूंगी। ज़ूफेन उसका जवाब सुनने के बाद उसके बाकी के बचे हुए कपड़ों को भी फाड़ देता है। ज़ूफेन उसे कहता है तुम्हारी बॉडी तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, तुम्हारे पास अपनी इज्जत बचाने का यही आखिरी मौका है, जल्दी से मुझे मेरे सवालों के जवाब दे दो, वरना मैं तुम्हारे बचे हुए कपड़े भी फाड़ दूंगा और फिर तुम किसी को भी अपना मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। लेकिन अगर तुम फिर भी नहीं मानती तो फिर मैं तुम्हें बाहर जितने भी गार्ड्स हैं उन सब के हवाले कर दूंगा, वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे ये तुम्हें अच्छी तरह से पता है। लड़की उसे चिल्लाकर गालियां देना शुरू कर देती है। ज़ूफेन कहता है तुम्हारी गालियां देने से मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, जल्दी से मुझे बताओ जो मुझे सुनना है। मैं सिर्फ 3 तक गिनती करूंगा, और साथ ही वो अपना हाथ आगे की तरफ बढ़ाता है। ज़ूफेन का हाथ जैसे ही उसकी चेस्ट के करीब पहुंचता है वो लड़की अपनी आंखें बंद कर लेती है, लेकिन उसी वक्त ज़ाओकुई कहती है मैं बताती हूँ, और साथ ही वो लड़की रोना शुरू कर देती है और कहती है मैं तुम्हें सारी बात बताती हूँ, मेरी यंग मिस के साथ ऐसा मत करो, हमारा यूमिंग वैली के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है, ये सब कुछ तो मिस्टर जैंग ने किया है। ज़ूफेन कुई से पूछता है ये मिस्टर जैंग कौन है। यंग मिस ज़ाओकुई से कहती है इसे मत बताना कि मिस्टर जैंग कौन है, लेकिन ज़ूफेन जल्दी से अपने मैजिक को इस्तेमाल करते हुए उसका मुंह सील कर देता है। ज़ाओकुई रोते हुए कहती है उसका नाम जैंग मिंग है और वो हमारी यंग मिस का फियांसे भी है। एक दिन हमारे मास्टर के ऊपर लू जिनान जो कि हेड ऑफ लू फैमिली है, उन्होंने अटैक किया, जिसकी वजह से उनकी बॉडी पैरालाइज हो गई है और वो कुछ भी बोल नहीं सकते। ज़ूफेन कहता है तो तुम लोग यहाँ पर अपने मास्टर का रिवेंज लेने के लिए आए हो, तुम्हें लगता है कि लू फैमिली वालों ने उस पर अटैक करके उसे पैरालाइज किया है, इससे आगे बताओ और तुम लोग क्या करने वाले हो। वो आगे से उसे कोई भी जवाब नहीं देती। ज़ूफेन जल्दी से फिर अपना हाथ उसकी चेस्ट की तरफ आगे बढ़ाता है। अब कोई फिर से उसे कहती है अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूँ, हम लोग लू फैमिली के गार्ड्स के साथ फाइट नहीं कर सकते थे, इसलिए मिस्टर जैंग ने एक प्लान बनाया था। मिस्टर जैंग ने सन गांजिया को वहाँ पर भेजा था लू फैमिली के गार्ड्स को मारने के लिए, लेकिन उसके बाद मिस जिया जो कि लू फैमिली की आखिरी बची हुई मेंबर है, उनका छोटा भाई, दोनों वहाँ से भागकर शहर में आ गए। हम तो उनका पीछा करते हुए यहाँ तक आए हैं, हमें लगता है कि हम लोग उन्हें यहाँ पर मार सकते हैं, लेकिन यहाँ शहर में आने के बाद जब तुम लोग क़ियानलंग पवेलियन में चले गए तब मिस्टर जैंग ने एक और प्लान बनाया। उन्होंने यूमिंग वैली वालों के साथ एक डील की है ताकि लू फैमिली वालों को आसानी से मारा जा सके। ज़ूफेन कहता है चलो ठीक है, तुम्हारी सारी बातें मान लेता हूँ, लेकिन मुझे एक बात तो बताओ, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे मास्टर के ऊपर लू फैमिली वालों ने अटैक किया था, क्या तुमने अपनी आंखों से देखा है किसी को अटैक करते हुए। ज़ाओकुई से कहती है मिस्टर जैंग ने सब कुछ देखा है। ज़ूफेन कहता है तो इसका मतलब मिस जिया के पास उनकी फैमिली का जो ट्रेजर है, तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे मास्टर को क्योर कर सकता है, ये सब भी तुम्हें मास्टर जैंग ने बताया होगा। ज़ाओकुई उसे अभी जवाब ही देने लगती है तो उसी वक्त मिस जिया अंदर आ जाती है और कहती है ज़ूफेन तुम क्या कर रहे हो, चलो मेरे साथ शॉपिंग पर चलते हैं अगर तुम्हारे पास टाइम है तो। लेकिन जैसे ही वो अंदर देखती है तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। ज़ूफेन के सामने 2 लड़कियां खड़ी होती है, एक के कपड़े पूरे फटे होते हैं जबकि एक के आधे फटे होते हैं। मिस जिया शर्माते हुए चिल्लाना शुरू कर देती है और कहती है ज़ूफेन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आ रही, ये क़ियानलंग पवेलियन वालों का रेजिडेंस है, हम लोग यहाँ पर रह नहीं रहे, ये हमारा घर नहीं है, तुम यहाँ पर ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम यहाँ पर लड़कियां लेकर क्यों आए हो। ज़ूफेन उसे कहता है मैंने ये सब कुछ लू फैमिली के लिए किया है। मिस जिया कहती है ये सब कुछ तुम लू फैमिली के लिए कर रहे हो। साथ ही मिस जिया चलाना शुरू कर देती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कुछ कहने की, लू फैमिली वालों ने कब तुमसे कहा था कि 2 लड़की को लेकर रूम में आ जाओ और उनके साथ तुम क्या कर रहे हो, तुमने उनके आधे कपड़े फाड़ दिए हैं। अगर मैं यहाँ पर टाइम पर नहीं आती तो पता नहीं तुम उनके साथ क्या कर रहे होते। तुमने तो कहा था कि तुम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो और तुम हमारी फैमिली को एक दिन 7 एम्पायर फैमिली से भी स्ट्रॉन्ग बना दोगे, लेकिन तुम यहाँ पर लड़कियों के साथ अयाशी कर रहे हो। जबकि ज़ूफेन सोच रहा होता है मिस जिया तो हमेशा बहुत ही शांत रहती है, आज इसे पता नहीं अचानक क्या हो गया है, ये इतनी छोटी सी बात इतना ज्यादा शोर क्यों मचा रही है। ज़ूफेन उसे कहता है अगर मिस जिया को इस बारे में पता चल जाए कि ये लड़कियां कौन है तो मिस जिया शोर नहीं मचाएंगी। ये दोनों लड़कियां माउंटेन ऑफ ब्लैक विंड से हैं। मैं इन दोनों को यहाँ पर इंटेरोगेशन के लिए लेकर आया हूँ। मुझे पता है कि ये दोनों लड़कियां हैं, लेकिन लड़कियों के खिलाफ इंटेरोगेशन का ये तरीका बहुत ज्यादा कारामद है। मिस जिया जैसे ही सुनती है कि ये दोनों ब्लैक विंड माउंटेन से हैं, वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती हैं और जल्दी से अटैक करने के लिए आगे बढ़ती हैं और उनसे कहती हैं तुम लोगों ने मेरे फादर को मारा है, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। लेकिन ज़ूफेन उसका हाथ पकड़ लेता और कहता है शांत हो जाओ, मुझे लगता
है कि तुम दोनों में बहुत ही बड़ी गलतफहमी है। तुम दोनों ही फैमिलीज को लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे का दुश्मन हो, हालांकि ऐसी बात नहीं है। हो सकता है कि ये सब कुछ योमिंग वैली वालों ने किया हो। तो दोनों ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती हैं। ज़ू पेन कहता है चाहे वो लू फैमिली हो या भी ब्लैक माउंटेन विंड वाले हो, योमिंग वैली वालों के सामने तुम लोग सिर्फ कीड़े मकोड़ों की तरह हो। लेकिन उसने तुम्हारे दोनों फैमिलीज के साथ इस तरह क्यों किया होगा, मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही। ज़ू पेन कहता है इस सब को समझने के लिए मुझे ब्लैक विंड माउंटेन जाना पड़ेगा। वो मिस ली से कहता है, लड़की से जिसके उसने कपड़े फाड़े हैं, वो उसे कहता है मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मुझे ब्लैक विंड माउंटेन पर लेकर चले, तो वहाँ पर जाकर देखना चाहता हूँ कि आखिर वहाँ पर हो क्या रहा है। मिस ली चिल्लाकर उसे कहती है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि इतना सब कुछ हमारे साथ करने के बाद मैं तुम्हें ब्लैक विंड माउंटेन पर लेकर जाऊंगी। ज़ू पेन मिस जिया से कहता है मिस जिया अपने पास जो खजाना है वो मुझे दे दे। मिस जिया अपने पास से एक बुक निकालती है और उसके हाथ में रख देती है। ज़ू पेन उसे मिस ली को देते हुए कहता है क्या यही वो चीज है जो आपको चाहिए? आपको लगता है कि आपके मास्टर को इससे क्योर किया जा सकता है, लेकिन मैं तुम्हें इतना बता दूं ये एक स्पिरिचुअल मार्शल आर्ट्स है। इसकी मदद से तुम लोग किसी का इलाज नहीं कर सकते, ना ही तुम अपने फादर का इलाज कर सकोगी। इसलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मुझे अपने साथ ब्लैक विंड माउंटेन पर लेकर चलो। मैं तुम्हारे मास्टर को खुद ही देखना चाहता हूँ कि उनके साथ क्या हुआ है। हो सकता है कि जैंग मिंग तुम दोनों से ही झूठ बोल रहा हो, ये सारा उसी का प्लान हो। जाओ कोई चिल्लाकर कहती है मिस्टर जैंग एक बहुत ही अच्छे इंसान है, वो हमसे झूठ क्यों बोलेंगे। ज़ू पेन कहता है तुम लोगों को नहीं लगता कि ये जैंग मिंग बहुत ज्यादा मिस्टीरियस पर्सन है, वो तुम्हारा मंगेतर है, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि तुम इसको अच्छी तरह से जानती हो? आखिर उसका योमिंग वैली वालों के साथ क्या कनेक्शन है? योमिंग वैली एक बहुत बड़ी फैमिली है। मिस ली उसे कहती है अच्छा ठीक है बस करो, मैं तुम्हें अपने साथ ब्लैक विंड माउंटेन पर ले जाऊंगी। ज़ू पेन कहता है चलो ये तो बहुत ही अच्छा हो गया, लेकिन मुझे तुमसे एक बात करनी है। वहाँ पर जाने से पहले जरा अपने कपड़े चेंज कर लो, तुम ऐसे कपड़े पहनकर बाहर नहीं जा सकती। इसलिए जैसे ही अपने नीचे कपड़ों की तरफ देखती है तो साथ ही वो शर्माते हुए चिल्लाना शुरू कर देती है और ज़ू पेन को बहुत सारी गालियां भी देती है। ज़ू पेन उसे कहता है अगली बार इस तरह के कपड़े पहनकर मत आना। मिस ली उसे कहती है दफा हो जाओ यहाँ से। फिर ज़ू पेन उस रूम से बाहर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में वो उसे ब्लैक विंड माउंटेन की तरफ लेकर जा रही होती है। ज़ू पेन ने नकली दाढ़ी मूछ लगाई होती है और वो एक बूढ़ा आदमी बना होता है, एक एल्डर। इसलिए उसे कहती है माउंटेन पर जाने के बाद अगर तुमने किसी पर अटैक किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ज़ू पेन उसे कहता है तुम्हें शांत रहना होगा, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। मुझे तो बस वहाँ पर जाकर इन्वेस्टिगेशंस करनी है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, दोनों फैमिलीज को कौन धोखा दे रहा है। ऊपर से मैं यहाँ पर अकेला हूँ, मैं वहाँ पर कर भी क्या सकता हूँ। मिस ली उसे कहती है और जाओ कुई का क्या उसे तुम्हारी फैमिली वाले नुकसान नहीं पहुँचाएंगे? ज़ू पेन कहता है नहीं, मैं उसकी गारंटी देता हूँ, उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा, वो पीछे सेफ है, देख लेना ये सब कुछ तुम्हारे लिए अच्छा होने वाला है। मिस ली उसे कहती है ये सब कुछ मेरे लिए कैसे अच्छा हो सकता है। नेक्स्ट सीन में वो लोग ब्लैक विंड माउंटेन के ऊपर पहुँच जाते हैं। वहाँ का गार्ड उनसे कहता है तुम लोग कौन हो? जैसे ही वो देखता है ये तो हमारी यंग मिस है, वो कहता है यंग मिस आप तो जल्दी वापस आ गई, आपको तो इस वक्त फ्रैंक सिटी में होना चाहिए था, आप यहाँ पर क्या कर रही है? मिस ली उसे कहती है मैं वापस आई हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ काम है, इसलिए वापस आई हूँ। फिर वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं। ज़ू पेन उसे कहता है मिस ली मुझे लगता है कि ये बंदा भी यांग मिंग का साथी है। इसलिए उसे कहती है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? ज़ू पेन कहता है हमारा फ्रैंक सिटी का मिशन एक सीक्रेट मिशन था, फिर इस ऑर्डिनरी गार्ड को कैसे पता चला कि तुम एक मिशन पर फ्रैंक सिटी गई हुई थी? अब मेरी बात को गौर से सुनना, जैसे ही हम लोग माउंटेन ऑफ ब्लैक विंड में पहुंचेंगे तुम्हारा भाई हमसे मिलने के लिए जरूर आएगा। फिर वो दोनों माउंटेन के ऊपर पहुंच जाते हैं। वहीं पर उसके भाई यांग मिंग को दिखाते हैं जो कि वहीं पर खड़ा होता है। वो बाहर निकलता है और उनसे कहता है सिस्टर ली तुम्हें तो इस वक्त फ्रैंक सिटी में होना चाहिए था, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ज़ू पेन आस्ता सी आवाज में मिस ली से कहता है मैंने तुमसे कहा था ना, वो लोग इसे जरूर इन्फॉर्म करेंगे कि हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं, और उस गार्ड ने इसे पहले से ही बता दिया है। मिस ली उसे कहती है ब्रदर मुझे नहीं लगता कि हम लोग यानलांग पवेलियन वालों के साथ फाइट कर सकते हैं, और योमिंग वैली वाले वो लोग बिल्कुल ही भरोसे के लायक नहीं है। ये मिशन बहुत ज्यादा रिस्की है, इसलिए मैंने अपने लोगों को वहाँ पर काम पर लगा दिया है कि वो लोग उन सब पर नजर रखें। जब वक्त आएगा मैं वापस चली जाऊंगी। यांग मिंग उसे कहता है हमारे मास्टर ने हमारा बहुत ज्यादा ख्याल रखा है, उन्होंने हमें हमेशा अपनी फैमिली की तरह ही ट्रीट किया है, वो बहुत ज्यादा तकलीफ में है, हम लोग इतनी आसानी से कैसे रह सकते हैं? तुम जरा सी मुश्किल देखकर वहाँ से डर कर वापस आ गई हो। हमारे मास्टर का जिसने भी ये हाल किया है हमें उससे बदला जरूर लेना है, और तुम रिवेंज नहीं लेना चाहती। तो साथ ही वो इशारा करते हुए कहता है तुम्हारे साथ ये बुड्ढा कौन है? इसलिए उसे कहती है ये एक सेकंड क्लास का एल्केमिस्ट मास्टर है, मैंने इसे ढूंढा है और अपने साथ ले आई, मुझे लगता है कि ये हमारे फादर को क्योर कर सकता है। ज़ू पेन भी हंसते हुए उसे कहता है मैंने बहुत सारे समुद्रों को पार करते हुए बहुत सारे कंट्रीज में गया हूँ और बहुत सारे मरीजों का इलाज किया है, मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे फादर का इलाज कर सकता हूँ। यांग मिंग उसे कहता है मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि ये लू फैमिली के ट्रेजर से जख्मी हुआ है, इसलिए सिर्फ लू फैमिली के ट्रेजर से इसे हील किया जा सकता है और कोई भी मेडिसिन इस पर काम नहीं करेगी। क्या तुम्हें मेरी बात पर जरा भी भरोसा नहीं है? इसलिए उसकी बात सुनकर खामोश हो जाती है, जबकि उसी वक्त लू पेन जल्दी से उसके सामने आ जाता है। मुझे बस एक चांस देकर देखो, मैं लोगों को हील करने में बहुत ज्यादा अच्छा हूँ। यांग मिंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे पंच मारते हुए कहता है मेरे सामने से हटो, दफा हो जाओ यहाँ से। यांग मिंग अपनी फुल पावर के साथ उसे पंच मारता है जिससे ज़ू पेन पीछे लुढ़कता हुआ दूर जाकर गिरता है। ज़ू पेन एक्टिंग करते हुए कहता है मैं तो बहुत ज्यादा बूढ़ा हो चुका
चुका हूँ, मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा, तुमने मुझे पंच क्यों मारा। साथ ही वो मिस ली से कहता है, मैं इस तरह के लोगों के साथ काम नहीं कर सकता, मैं तुम्हारे पेशेंट को हील नहीं करूंगा, ये लोग तो पागल हैं। जैंग मिंग फिर से उसे मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन मिस ली उसके सामने खड़ी हो जाती है और कहती है, मैं इसको यहाँ पर लेकर आई हूँ, अगर तुम इसे मारना चाहते हो तो पहले तुम्हें मुझे मारना होगा। जैंग मिंग पीछे की तरफ मुड़ जाता है और कहता है, अच्छा ठीक है, अब तुम कह ही रही हो कि ये इतना बड़ा मास्टर है तो फिर ठीक है, इसे मेरे फादर को हील करने के लिए ले जाओ, लेकिन अगर ये मेरे फादर को ठीक नहीं कर पाया तो फिर इसे मैं यहाँ से जाने नहीं दूंगा, मैं इसे मार डालूंगा। और यही बार हमारी एपिसोड 11 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तब्बू का फेसबुक की एपिसोड 12 के साथ हाजिर हूँ। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था जू पेन मिस ली के साथ उसके मास्टर को देखने के लिए ब्लैक विंड माउंटेन की तरफ जाता है, जहाँ पर उसका भाई यूमिंग होता है। यूमिंग जू पेन से कहता है, अगर तुम मेरे मास्टर का इलाज नहीं कर पाए तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुम यहाँ से वापस नहीं जा पाओगे। मिस ली जू पेन से कहती है, क्या अब तुमने देख लिया मेरा भाई कितना ज्यादा अच्छा है, वो मेरे फादर की बहुत ज्यादा केयर करता है, इसलिए उसने तुम्हें धमकी दी है कि तुम अगर उसे ठीक नहीं कर पाए तो तुम्हें मार डालेगा। तुम तो बस सैमी मेरे भाई पर शक कर रहे थे, मेरा भाई बहुत ज्यादा अच्छा है। जू पेन से कहता है, क्या तुम्हारे फादर ने तुम्हें ये बात नहीं सिखाई कि किसी इंसान को कैसे पहचानते हैं? क्या तुमने अभी भी गौर नहीं किया कि उसने यहाँ पर क्या किया है? तुम्हें सिर्फ उसकी बातों पर यकीन है, लेकिन तुम्हें उसके एक्शन भी देखने चाहिए। थोड़ी देर पहले उसने मुझे तुम्हारे फादर को क्योर करने से मना किया था, क्योंकि उसे पता नहीं था कि मैं कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, लेकिन जब उसने मुझे पंच मारा तो उसे पता चल गया कि मैं बहुत ज्यादा वीक हूँ। उसने सिर्फ गुस्से की वजह से मुझे पंच नहीं मारा था, बल्कि इसी वजह से पंच मारा था क्योंकि वो मेरी पावर को टेस्ट करना चाहता था। तो जब उसे पता चला कि मैं वीक हूँ, उसने मुझे परमिशन दे दी कि मैं तुम्हारे डैड को जाकर डायग्नोज कर सकता हूँ। अब तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारा भाई एक अच्छा इंसान है या फिर बुरा इंसान है? मिस ली उसकी बात सुनकर कोई भी जवाब नहीं देती। जू पेन कहता है, चलो फिर चलते हैं, तुम्हारे डैड को चलकर देखते हैं। वो उसे कहती है, लेकिन तुम तो एक फेक डॉक्टर हो, तुम उसे कैसे जाकर चेक करोगे? तो तुम यहाँ पर सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं, तुम मेरे फादर का चेकअप क्यों करना चाहते हो? जू पेन उसे कहता है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, किसी को ठीक करने के लिए मेरे पास बहुत सारी ट्रिक्स हैं, और इसके अलावा मुझे अभी सच में तो जानना है कि तुम्हारा भाई वाकई में अच्छा है या बुरा है। और वैसे भी हमारा जो ड्रामा अभी तक खत्म नहीं हुआ, हमें इसी तरह एक्टिंग करनी है। फिर वो दोनों रूम के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर जैंग मिंग अपने फादर के पास बैठा होता है और उन्हें सूप पिला रहा होता है। जैसे जू पेन और ली अंदर आते हैं, वो जल्दी से उठ खड़ा होता है और कहता है, अगर मेरे फादर को तुम्हारी मेडिसिन की वजह से कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। जू पेन जल्दी से जाकर उनके मास्टर का हाथ पकड़ता है और उनके नब्ज को चेक करते हुए कहता है, ये तो बहुत ज्यादा अजीब है, मास्टर की बॉडी के ऊपर कोई भी जख्म नहीं है। जैंग मिंग जू पेन से कहता है, अभी अभी तुमने क्या कहा? जू पेन से कहता है, मैंने कहा कि इसकी बॉडी के अंदर कोई भी जख्म नहीं है। ये बात सुनते ही जैंग मिंग बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। मिस ली उसे कहती है, अगर इसकी बॉडी के बाहर भी कोई जख्म नहीं है, ना ही इनको कोई इंटरनल इंजरी है, तो फिर ये इस तरह क्यों है? ये उठकर चल फिर क्यों नहीं रहे और बोल क्यों नहीं रहे? जू पेन कहता है, मुझे तुम्हारे फादर की इंजरी के बारे में पता चल चुका है, इनकी बीमारी कोई आम बीमारी नहीं है, इनकी बॉडी के अंदर एक फॉरेन ऑब्जेक्ट है। ये बात सुनते ही जैंग मिंग और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और जल्दी से आगे बढ़ता है और जू पेन को खींचते हुए पीछे की तरफ फेंक देता और कहता है, तुम सिर्फ बकवास कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिस्टर ली उसे कहती है, ब्रदर क्या हुआ, तुमने ऐसा क्यों किया? जैंग मिंग उससे पूछता है, क्या तुम कोई बात मुझसे छुपा रही हो? जल्दी से बताओ क्या बात है। मिस ली उसे कहती है, नहीं मैं तो तुमसे कुछ भी नहीं छुपा रही। वो उसे कहता है, अच्छा फिर ठीक है, मुझे ये बताओ तुम्हारी मेड कहाँ पर है, जाओ कोई कहाँ पर है? मिस ली उसे कहती है, मैंने उसे कोई काम दिया है इसलिए वो पीछे ही है, वो मेरे साथ नहीं आई। जैंग मिंग उसे कहता है, अच्छा तो ऐसी बात है, और साथ ही वो उसे पीछे की तरफ धक्का देते हुए दीवार पर लगे हुए एक बटन को घुमाता है, जिसकी वजह से जमीन पर नीचे से फर्श से एक दरवाजा ओपन होता है और मिस ली उसके अंदर गिर जाती है। जबकि जू पेन आहिस्ता से वहाँ से भागने की कोशिश करता है। जैंग मिंग उसे कहता है, तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ से भाग सकते हो, और साथ ही वो उसे खींचते हुए उसे भी तहखाने के अंदर फेंक देता है। मिस ली चिल्लाकर उसे कहती है, जैंग मिंग ब्रदर ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा ये करने का क्या मतलब है? जैंग मिंग ऊपर खड़ा हंसना शुरू कर देता है और कहता है, जब तुम यहाँ पर आई तभी मुझे पता चल गया था कि कुछ ना कुछ गलत है। इसके अलावा तुम अपने साथ एक सेकंड लेवल का एल्केमिस्ट भी लेकर आई हो, मुझे इस वक्त समझ आ गई थी कि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं रहा। मिस ली रोते हुए से कहती है, लेकिन तुम हमारे फादर के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या हमारे फादर ने तुम्हें अच्छे से ट्रीट नहीं किया? जैंग मिंग उसे कहता है, वो बुढ़ा मेरा फादर नहीं है, उसने मुझे सिर्फ अडॉप्ट किया है। मैं यहाँ पर योमिंग वैली वालों की तरफ से आया हूँ, मेरे पास अपना एक मिशन है, मुझे वो पूरा करना है, पर तुम्हें मैं फिलहाल के लिए मारना नहीं चाहता, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर कैद करके रखूंगा। जब मेरा मिशन पूरा हो जाएगा उसके बाद मैं तुम्हें मारूंगा। जू पेन जैंग मिंग से कहता है, ब्रदर अगर तुम्हारा इसके साथ कोई मसला चल रहा है तो तुम्हें इसके साथ अपना मसला निपटाना चाहिए। मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया, इसलिए प्लीज मुझे तो यहाँ से जाने दो। जैंग मिंग हंसते हुए उससे कहता है, अब तुम्हारी जिंदगी मेरे हाथ में है, तुम्हें किसने कहा था इस बुढ़े की बीमारी को डायग्नोज करो? तुम अपने आप को कुछ बहुत ही ज्यादा महान समझ रहे हो, लेकिन आज तुम्हारी महानता का एंड होने वाला है। जू पेन उसे कहता है, मुझे तुम्हारी किसी भी बात की समझ नहीं आ रही, मैं तो बस उसे डायग्नोज करना चाहता हूँ, और मुझे पता है कि उसकी ये हालत बहुत ज्यादा पॉइजन की वजह से हुई है।
मैं उस बुढ़े को हील कर सकता हूँ, मेरे पास बहुत सारी हीलिंग पिल्स हैं, मैं उसको खिलाकर उसे ठीक कर सकता हूँ। गैंगमिंग उसकी बात सुनकर और भी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है लगता है कि एल्केमिस्ट वाकई में उसे हील कर सकता है, इसलिए मुझे अपने मिशन को जल्दी से जल्दी पूरा करना होगा। साथ ही वो तैयाने के दरवाजे को बंद कर देता है और कहता है तुम दोनों यहीं पर रहो, जैसे ही मैं अपना मिशन पूरा करके वापस आऊंगा मैं तुम दोनों को मार डालूंगा। तो जैंगमिंग वहाँ से चला जाता है, जबकि जू फैन अभी भी चिल्लाकर उसे कह रहा होता है प्लीज मुझे तो जाने दो, मैं सिर्फ एक डॉक्टर हूँ, मैंने तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा। तबकि मिस ली वहाँ पर उदास होकर बैठ जाती है। जू फैन उसकी तरफ देखता है और कहता है तुम और मिस जिया दोनों ही एक जैसी हो, तुम दोनों ने बहुत कुछ झेला है, अब जबकि तुम्हें पता चल चुका है कि कौन सही है और कौन गलत है, तो फ्यूचर में इस बात को हमेशा याद रखना, लोगों की बातों पर मत जाओ बल्कि उनके एक्शंस को देखो कि वो क्या करते हैं। मिस ली उदास होकर उसे कहती है अब कौन से फ्यूचर की बात कर रही हो, मुझे नहीं लगता कि हम लोग यहाँ से कभी बाहर निकल पाएंगे और बहुत ही जल्दी जैंगमिंग वापस आएगा और हमें आकर मार डालेगा। जू फैन उसे कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, सब कुछ मेरे प्लान के मुताबिक ही चल रहा है, जैसे ही रात होगी हम दोनों यहाँ से निकल जाएंगे। और साथ ही जू फैन उसे कहता है अगर तुम हिम्मत हार चुकी हो और तुम्हें लगता है कि तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है तो तुम यहीं पर सुसाइड कर सकती हो, मैं तुम्हारी बॉडी को घसीटता हुआ वापस ले जाऊंगा। मिस ली चिल्लाकर उसे कहती है अगर मैं आज मर भी जाती हूँ तो मैं तुम्हें अपने साथ लेकर मरूंगी, तुम यहाँ से नहीं जाओगे। नेक्स्ट दिन रात के वक्त का दिखाया जाता है, मिस ली वहीं पर सो जाती है जबकि जू फैन अभी जाग रहा होता है। जू फैन अपने ब्लडी बेबी को रिलीज करता है, फिर वो अपने ब्लडी बेबी से कहता है बाहर जाओ और सभी गार्ड्स को जाकर मार डालो। उसका ब्लडी बेबी उड़ता हुआ बाहर चला जाता है। दरवाजे के बाहर दो गार्ड्स खड़े होते हैं, ब्लडी बेबी एक गार्ड के अंदर जाकर घुस जाता है, दूसरे वाला गार्ड उसे कहता है हे अभी अभी तुम्हारी बॉडी के अंदर कुछ घुसा है। जू फैन उस बंदे की बॉडी के अंदर से ही बोलता है और कहता है जल्दी से अंदर आओ और इस बटन को घुमाकर तहखाने के दरवाजे को खोलो और हमें यहाँ से जाने दो। दूसरे वाला गार्ड पहले वाले से कहता है जिसकी बॉडी के अंदर ब्लडी बेबी है, वो उसे कहता है अभी भी तुम्हारी बॉडी के अंदर से आवाज आ रही थी, क्या तुमने भी वो आवाज सुनी है? साथ ही वो बंदा जिसकी बॉडी के अंदर ब्लडी बेबी है उसके मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, फिर वो नीचे गिर जाता है और वहीं पर मर जाता है। ब्लडी बेबी उसकी बॉडी से निकलकर दूसरे वाले गार्ड्स की बॉडी के अंदर चला जाता है। जू फैन उसे कहता है जल्दी से अंदर आओ और आकर तहखाने का दरवाजा खोलो वरना तुम्हारे दोस्त की तरह मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। वो उसे कहता है हाँ हाँ ठीक है मैं अंदर आ रहा हूँ, मैं आकर दरवाजा खोलता हूँ। फिर वो गार्ड अंदर आ जाता है और तहखाने का दरवाजा खोल देता है। जू फैन मिस ली से कहता है मिस ली चलो जल्दी करो, अगर तुम मरना नहीं चाहती तो यहाँ से निकलते हैं। फिर वो दोनों जंप करते हुए बाहर निकल आते हैं। वो गार्ड अभी भी वहीं पर होता है और मिस ली से कहता है प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, मैं सब का हिस्सा नहीं हूँ, जैंगमिंग ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। मिस ली उसे कहती है अपनी बकवास बंद करो और यहीं पर चुपचाप बैठे रहो और इंतजार करो। जू फैन सीधा उस बुढ़े के पास चला जाता है और कहता है मास्टर मैं आपको हील कर सकता हूँ लेकिन आपको मेरी बात सुनना होगी। मिस ली भी उसे पूछती है क्या तुम वाकई में मेरे फादर को हील कर सकते हो? जू फैन मास्टर से कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हें मारने के लिए नहीं आया, सबसे पहले मैं तुम्हें अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ, मेरा नाम जू फैन है और मैं लू फैमिली का बटलर हूँ। जू फैन कहता है हम दोनों का दुश्मन एक है और मेरे पास क्योंकि एलाइज नहीं है, यानी मेरे पास कोई भी साथी नहीं है मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हें हील करने के बाद तुम मेरा साथ दो। मास्टर अपनी आंखें बंद करके उसे इशारा करते हैं ठीक है मैं तुम्हारा साथ दूंगा। जू फैन उस गार्ड के अंदर से अपने ब्लडी बेबी को बाहर निकालता है, मास्टर की बॉडी के अंदर भेज देता है। मिस ली उसे कहती है ये तुम क्या कर रहे हो? जू फैन कहता है मैं इसका इलाज कर रहा हूँ। मिस ली उसे कहती है तुमने कहा था कि तुम इनको क्योर कर सकते हो, क्या तुम मुझे बताओगे कि मेरे फादर की बॉडी के अंदर कौन सा ऑब्जेक्ट है जिसका तुमने कहा था कि इसकी बॉडी के अंदर एक फॉरेन ऑब्जेक्ट है? जू फैन उसे कहता है तुम्हारे फादर की बॉडी के अंदर एक डीमन इंसेक्ट है। डीमन इंसेक्ट एक ऐसे कीड़े होते हैं जो कि किसी की बॉडी के अंदर जाकर उसको बीमार कर सकते हैं। डीमन इंसेक्ट्स को न सिर्फ अटैक करने के लिए बल्कि प्रोटेक्शन के लिए भी यूज किया जाता है। क्या तुम्हें याद है जब मैंने जैंगमिंग के सामने कहा था कि तुम्हारे फादर की बॉडी के अंदर एक डीमन इंसेक्ट है, तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था और उसने उसी वक्त हम दोनों को उठाकर उस तहखाने में फेंक दिया, यानी कि उसे समझ आ गई थी कि मुझे पता चल चुका है कि तुम्हारे फादर को कौन सी बीमारी है। तुम्हारे फादर की हालत की असल वजह वो डीमन इंसेक्ट है जो कि इनकी बॉडी के अंदर है, जिसकी वजह से इनकी बॉडी पूरी पैरालाइज हो चुकी है और ना ही ये बोल सकते हैं और ना ही ये कुछ कर सकते हैं। इसलिए मैंने अपने डीमन ब्लड को यूज किया है जो कि इनकी बॉडी के अंदर जाएगा और उस इंसेक्ट को बाहर निकाल लाएगा। इसलिए उसे कहती है क्या तुम्हारा डीमन ब्लड क्या वाकई में वो इसको क्योर कर पाएगा? उसी वक्त मास्टर थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू कर देते हैं। मिस ली बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है तुम्हारा इलाज तो काम कर रहा है, मेरे फादर ने तो बोलना भी शुरू कर दिया है और साथ ही वो चिल्लाना शुरू कर देते हैं। उनकी छाती में से एक कीड़ा बाहर निकलता है। मिस ली उस कीड़े को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है तो इस कीड़े की वजह से मेरे फादर की ये हालत थी, मैं इस कीड़े को मार डालूंगी। और जैसे ही उस कीड़े को मारने लगती है जू फैन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है नहीं तुम इसको नहीं मार सकती, इसको हाथ लगाना बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है, मुझे इसे हैंडल करने दो। जू फैन जल्दी से आगे बढ़ता है और उस कीड़े को उठा लेता है और कहता है मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ब्लैकविंड माउंटेन पर आना मेरे लिए इतना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है।
ज़ूपेन उस कीड़े के बारे में बताता है कि इसका नाम स्नो सिल्कवर्म है और ये बहुत ही कोल्ड एरिया में पैदा होते हैं और इनको ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल है। बहुत ही किस्मत वालों को ये मिलते हैं। मेरी तो लॉटरी लग गई है जो मेरे पास एक डीमन इंसेक्ट आ गया है, वो भी एक सिल्कवर्म। यहाँ पर ज़ूपेन सारी प्रोसेस के बारे में बताता है कि उसके ब्लड बेबी ने उसकी बॉडी से इस कीड़े को कैसे निकाला है। ज़ूपेन कहता है ये कीड़ा उस बॉडी को अपने आप छोड़ देता है जिस बॉडी में जान नहीं बचती, और मेरे ब्लडी बेबी ने मास्टर की बॉडी के अंदर जाकर इस कीड़े को ऐसा महसूस करवाया जैसे ये मास्टर मर चुके हैं। इसलिए इस कीड़े ने उसकी बॉडी को छोड़कर वहाँ से बाहर निकल आया ताकि ये अपने लिए नई बॉडी ढूंढ सके। इसी वजह से मैं इसे जिंदा हासिल कर पाया हूँ। और साथ ही वो उस कीड़े को अपनी जेब में रख लेता है और कहता है ये मेरे बहुत ज्यादा काम आने वाला है, मैं इससे बहुत ज्यादा पावरफुल वेपन बनाऊंगा। ज़ूपेन इस वजह से काफी ज्यादा खुश होता है और मिस ली से कहता है चलो तुम्हारे फादर को उठा लो, यहाँ से जल्दी से बाहर चलते हैं, हम लोग फ्रैंक सिटी वापस जा रहे हैं। साथ ही ज़ूपेन हंसते हुए सोच रहा होता है मैं इस सिल्कवर्म को एक बहुत ही डेंजरस वेपन बनाने वाला हूँ जैसे ही मैं वापस जाऊंगा। फिर वो लोग मास्टर को उठाकर बाहर आ जाते हैं। बाहर जितने भी लोग होते हैं उन सबको ब्लडी बेबी मार देता है। मिस ली भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है यहाँ पर तो टोटल 300 से 400 लोग थे और ज़ूपेन इन सभी को मार दिया है, वो भी सिर्फ अपनी टेक्निक को यूज करते हुए। जबकि वो वाला गार्ड जिसने उनके लिए ट्रैप का दरवाजा खोला था वो भी वहीं पर होता है और वो सारे गार्ड्स को मरता हुआ देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाता है। ज़ूपेन उसकी तरफ देखता है और कहता है हाँ मैं तुम्हारे बारे में तो भूल ही गया था। ज़ूपेन उसकी तरफ आगे बढ़ता है और उसे कहता है अब तुम्हारी बारी है। ज़ूपेन कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने वहाँ से भागने में हमारी हेल्प की है, लेकिन मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकता। और साथ ही वो अपनी ब्लडी बेबी के साथ उसकी गर्दन पकड़ लेता है और उसकी गर्दन में रोते हुए उसे भी मार देता है और उसे कहता है लेकिन अब तुम हमारे किसी भी काम के नहीं हो, इसलिए तुम्हें जिंदा रखना बेकार है। मिस ली और उसके फादर जी देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और यहीं पर हमारी एपिसोड 12 का एंड होता है।